जैसे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो क्वेश्चन में क्या है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है। आप सबको ये बात पता है कि पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास कोई पैराबोला है और आपके पास कोई पॉइंट है जो पैराबोला का एक्सटर्नल है, अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पैराबोला पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो अगर आप यहां पर एक टेंजेंट और दो टेंजेंट ड्रॉ करो और ये राइट एंगल है, तो बाय प्रॉपर्टी अगर पैराबोला की जो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट होती है उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसका लोकस होता है डायरेक्ट्रिक्स। इसे पैराबोला के चैप्टर में डायरेक्टर सर्किल के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो भी आपके पास आएगा ये क्या आएगी, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सीधे सीधे मुझसे घुमा फिरा की बात पूछिए कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन। अब पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स अगर हम निकालें तो आपके पास जो पैराबोला लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल 16x-3, ये पैराबोला है। हमने इसके अंदर एक काम किया, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड बनाने के लिए आप इसे x-3 को कैपिटल X मान लो तो और स्मॉल y को कैपिटल Y मान लो, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल 16x का पैराबोला है। यानी ये पैराबोला इसी शेप का आने वाला है, वाई स्क्वायर इक्वल 4x। और आप जानते हो वाई स्क्वायर इक्वल 4x पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स क्या आती है, x इक्वल -a आएगी। आपको इसके अंदर x की जगह पर कैपिटल X यूज करना है, और अगर आप इसे वाई स्क्वायर इक्वल 4x से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो फाइनली आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो x-3 इक्वल -4 यानी कि x+1 इक्वल 0 की स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस क्वेश्चन में जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस आएगा वो एक्चुअल में क्या आएगी, x इक्वल -1 यानी x+1 की इक्वल 0 की डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे आप सब जानते हो मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हर एक स्लॉट में आता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक स्टेटमेंट गिवन है और आपसे कहा गया है कि आपको चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्यूटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन मतलब फैलेसी है या नाइदर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सीधा तरीका है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो जैसे मान लो मैं आपके पास तीन स्टेटमेंट है, P, Q एंड R, मान लेते हैं ये तीन स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो अगर हम इसकी वैल्यू को कंसीडर करें तो हम इसको क्या ले सकते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, यह आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स, देन आएगा ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, यह आएगा ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, नेक्स्ट आएगा फॉल्स ट्रू एंड ट्रू, और यह आएगा फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। लास्ट में आएगा कितना, दोनों फॉल्स हो गए, तो ट्रू ट्रू के साथ ट्रू फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स के साथ आ गया फॉल्स ट्रू आ गया, और लास्ट में आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ये आएगा फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स। तो ये मैंने आपके सामने पहले क्या किया, तीन स्टेटमेंट बना दिए P Q R। अब देखो इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूं कि मैं सबसे पहले ट्रूथ टेबल बना रहा हूं P एंड Q की। तो यहां पर मान लो अगर हम अगली स्टेप में P एंड Q की ट्रूथ टेबल को ड्रॉ करें, तो जब आप इसके अंदर P और Q का एंड लोगे तो आपको पता है कि जब हम दो स्टेटमेंट का एंड लेते हैं तो इसके अंदर ट्रू तभी आता है जब दोनों ट्रू हो। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम की, तो अगर ये दोनों ट्रू हैं तो इन पहले वाली जो टर्म आएगी इसके अंदर ट्रू आएगा। लेकिन बाकी अगर नोटिस करो तो इनके अंदर बाकी जो 6 स्टेटमेंट हैं इसके अंदर कम से कम एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बाकी सारे के सारे पार्ट इसके अंदर क्या आएंगे, फॉल्स। यानी कि यहाँ पर 6 फॉल्स आ जाएंगे, 4, 5 और 6 ये फॉल्स आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमें फर्दर क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनानी है किसकी, इसकी। यहां पर आप देखो अगर हम ट्रूथ टेबल बनाए किसकी, R, और एंड हमें क्या लेना है, Q एंड P। आप सबको ये बात पता है कि जो स्टेटमेंट होता है ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब है अगर आपके पास ये जो स्टेटमेंट लिखा है, आपके पास R एंड Q और एंड P लिखा है, तो आप इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हो कि R एंड Q एंड P लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टेटमेंट होता है वो एसोसिएटिव होता है। अच्छा, स्टेटमेंट जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है, तो आप इसको भी इंटरचेंज करके ऐसा लिख सकते हो कि ये R एंड क्या बनेगा, आपके सामने आएगा P एंड Q। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना राइट साइड, इस राइट साइड स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपको P एंड Q का एंड लेना है किसके साथ, R के साथ। अब अगर सपोज करो कि हम इसका एंड ले किसके साथ, R के साथ, यानी इन दोनों स्टेटमेंट का अगर एंड लिया जाए तो एंड लेने पर आपको पता है कि यहाँ ट्रू आएगा क्योंकि ये दोनों ट्रू आ रहे हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी केसेस हैं उन सबके अंदर एटलीस्ट 1 फॉल्स आ रहा है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट फॉल्स आएंगे। तो फॉल्स 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 एंड फॉल्स आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा लास्ट स्टेटमेंट। अब अगर हम इसके अंदर लास्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा जो बेसिकली लास्ट स्टेटमेंट आएगा, इस लास्ट स्टेटमेंट को अगर हम देखें, जिसका लास्ट स्टेटमेंट आएगा, अगर हम इससे लास्ट स्टेटमेंट की बात करें तो लास्ट स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या करना है, P implies Q की ट्रूथ टेबल बनानी है। तो मैं इसके अंदर अगर P implies Q की ट्रूथ टेबल बनाऊं तो यहां से जो P implies Q की ट्रूथ टेबल आएगी, P और यह आएगा एंड Q एंड implies, यह आएगा R एंड
दैट इज क्यू एंड पी। अगर आप इस स्टेटमेंट की ट्रूथ टेबल बनाओगे तो इसकी ट्रूथ टेबल बनाने पर क्या होगा कि आपको पता है कि अगर P इंप्लाइज Q लिखा हो तो इस P इंप्लाइज Q की ट्रूथ टेबल में ट्रू कब आता है, जब यहां पर अगर ये ट्रू है, अगर मान लो ये ट्रू लिखा है तो यहां जो भी लिखा होगा वो एज इट इज आ जाएगा, तो यहां ट्रू आएगा और यहां क्या आएगा, फॉल्स। बाकी अगर आप देखो कि अगर यहां पर फॉल्स लिखा है तो फॉल्स लिखा है तो इस स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा हो ये ट्रू ही आता है, तो यहां पर ये ट्रू 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 और 6 टाइम ट्रू आ जाएगा, तो 5 एंड ये ट्रू आएगा। तो फाइनली आप देखो कि आपके सामने जो फाइनल ट्रूथ टेबल आ रही है, इस फाइनल ट्रूथ टेबल के अंदर सारे के सारे जो है वो ट्रू भी नहीं आ रहे और सारे के सारे फॉल्स भी नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि आपके सामने जो गिवन स्टेटमेंट है, ये गिवन स्टेटमेंट क्या है, नाइदर ट्यूटोलॉजी नॉर फैलेसी। तो इसका आंसर आएगा नाइदर ट्यूटोलॉजी नॉर फैलेसी, ये इसका आंसर आएगा। अब आपके पास देखो एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है एक ट्राइंगल आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के अंदर जो एंगल ACB है, तो यहां पर क्वेश्चन में जो एंगल ACB है यानी जो AC और B एंगल है ये थीटा गिवन है, और इसके अलावा फर्दर आपसे कहा गया है कि जो tan थीटा है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1/2। तो इस डायग्राम के अंदर आपसे कहा गया है कि आपको x A और B के बीच में रिलेशन निकालना है। अब मान लो अगर आपके पास ये जो एंगल है ये एंगल कितना है, अल्फा। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ट्राइंगल AC और E है, अगर मैं इसके अंदर ट्राइंगल AC की बात करें, ध्यान रखना ये 2D डायग्राम है, तो ट्राइंगल AC की अगर हम बात करें तो इस ट्राइंगल AC में अगर कोई आपसे पूछे कि tan थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो tan थीटा होता है, ये tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस लिखोगे तो ये जो AE आएगा, यानी जो भी ये नंबर आएगा ये AE डिवाइडेड बाय कितना आने वाला है, CE। तो यहां से ये वैल्यू आएगी x/b, इससे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। इसके अलावा अब अगर मैं इसके अंदर tan अल्फा की बात करूं, tan थीटा मुझे क्वेश्चन में 1/2 दे रखा है, tan अल्फा निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर ट्राइंगल कंसीडर किया। अब मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं ट्राइंगल BCD। आप ट्राइंगल BCD में tan अल्फा को देखो, अगर मैं इसके अंदर ट्राइंगल BC और D के अंदर tan अल्फा निकालें, अगेन tan अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पर इसके अंदर जो परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा BD, और इसके अंदर जो बेस आएगा वो बेस कितना आएगा, CD। तो यहां पर अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखो तो डायग्राम के अंदर यहां से यहां तक का जो पार्ट है, ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A को। तो ये जो CD लेंथ आएगी ना, ये CD लेंथ कितनी आएगी, A+B, और जो BD लेंथ है वो कितनी है, X। तो इसके अंदर अगर आप डेटा रखोगे तो BD लेंथ तो कितनी आने वाली है आपके पास डायग्राम में, X, और इसके अंदर CD लेंथ आ जाएगी कितनी, A+B। ये आपके पास डेटा आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। अब आप इसके अंदर क्या करो, जो भी इसकी इक्वेशन 1 है, आप इस इक्वेशन 1 के अंदर tan A+B का फॉर्मूला लगाओ। आप सबको पता है कि tan A+B का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B, और अपॉन में आ जाएगा कितना, 1 माइनस ये आएगा tan A tan B, और राइट साइड में जो डेटा आएगा ये डेटा आ जाएगा x/b। अब इसके अंदर मुझे फर्दर कैलकुलेशन करनी है, तो tan थीटा की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 1/2 दे रखी है, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी 1/2, और इस साइड में tan अल्फा की वैल्यू आएगी x/A+B एंड डिवाइडेड बाय, तो ये आएगा 1 माइनस 1/2 एंड x अपॉन कितना आएगा, A+B, और राइट साइड में कितना आ रहा है, x/b। ये इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। अब मुझे कुछ नहीं करना, जब मैं इस कैलकुलेशन को करूंगा ना, तो इस कैलकुलेशन को करते ही इसका जो भी रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ रहा है वो रिक्वायर्ड आंसर इसके अंदर आ जाएगा। तो चलो इसके अंदर आपके पास आंसर नहीं लिखा तो मैं आंसर निकालता हूं इसके अंदर। अगर हम इस क्वेश्चन में आंसर निकालें तो देखो आंसर क्या आने वाला है। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर देखो अगले स्टेप में क्या आएगा कि जब आप इसका ऊपर नीचे एलसीएम लोगे तो एलसीएम वाली टर्म कट जाएगी। अब अगर हम इसके अंदर एलसीएम लेंगे तो ये A+B तो यहाँ आने वाला है, 2x यहाँ आने वाला है, तो इसको अगर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूं तो नेक्स्ट पेज पे ये आएगा A+B और ऊपर आएगा +2x डिवाइडेड बाय। अगर हम इसके अंदर पीछे जाएं तो आप देखो जब आप इसके अंदर नीचे वाले पार्ट में एलसीएम लोगे तो नीचे वाले पार्ट में एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर जब आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये जो टर्म आने वाली है ये टर्म आ जाएगी यहाँ पर कितनी, यहाँ नीचे आएगा। अगर आप इसकी टर्म लिखोगे तो ये जो टर्म आने वाली है ये टर्म आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज A+B एंड -x, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, x/b। चलो अब हम इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाइड करके कैलकुलेट करो तो इधर आने वाला है AB प्लस B² प्लस आएगा 2BX। अगर मैं इसी तरह से इस x को क्रॉस मल्टीप्लाइड करें तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करने पर ये टर्म आएगी 2AX एंड 2BX एंड माइनस के x²। तो यहां पर आप देखो कि जो 2BX वाली टर्म है ये तो कैंसिल हो रही है, और बाकी जितनी भी टर्म है सारी की सारी टर्म को लेफ्ट लोगे तो ये x² माइनस के 2AX और प्लस में आएगा AB प्लस B² इक्वल 0।
तो यहाँ पर जो फाइनली आपके सामने इक्वेशन आएगी, यानी जो रिजल्ट आने वाला है एक्स ए और बी के बीच में, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में सिर्फ 2x वाली जो टर्म है वो माइनस में आएगी। तो चलो पीछे आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसके अंदर जो ऑप्शन है, अगर इन ऑप्शन को देखो तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है यही हमारा आंसर बन रहा है, ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, तो पीछे हमारे आंसर जो सोल्यूशन था उसमें प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो अगर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब है पहला वाला पार्ट हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा ये आंसर है, तो आप यहाँ इसका आंसर लिख लेना, आंसर आएगा इसका 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक सर्किल का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक लाइन है, एक लाइन आपको दे रखी है कि इस लाइन की क्वेश्चन है 4x प्लस 3y एंड माइनस के 10 0। पहले अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इसके अंदर क्या लिखा है, लेट देयर बी टू सर्किल, टू नॉन कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी दो सर्किल ऐसे हैं जो कॉन्सेंट्रिक, इनका सेंटर सेम नहीं है, और आपसे कहा है कि इनकी रेडियाई क्या है 5, यानी दोनों की रेडियस 5 है, एंड टचिंग ईच अदर एट पॉइंट P1, 2 एंड द कॉमन टेंजेंट। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये दो सर्किल है ना, ये दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरह से। अब यहां पर मुझे पता नहीं कि सर्किल इंटरनली टच कर रहे हैं या एक्सटर्नली, हो सकता है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर भी टच कर रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहां पर दो सर्किल है, लेकिन आपको पता है कि दोनों सर्किल की रेडियस सेम है, तो अगर दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों ओवरलैप करेंगे, अगर एक ही पॉइंट पे टच करेंगे तो ये डायग्राम है, और ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं कहां पर, एक पॉइंट P1, 2 पर। अब अगर मान लो मैं इस सर्किल की क्वेश्चन निकालूं तो मुझे पता है अगर मैं इन दोनों सर्किल की क्वेश्चन निकालूं तो सर्किल की क्वेश्चन निकालने के बाद लिए मेरे पास फैमिली ऑफ सर्किल का कॉन्सेप्ट है। तो फैमिली ऑफ सर्किल में हम सर्किल को क्या लिखते हैं, S प्लस लैम्डा एल। तो फैमिली ऑफ सर्किल का जो टॉपिक होता है उसके अंदर एक पॉइंट होता है जहां पर अगर कोई सर्किल किसी स्ट्रेट लाइन को किसी पॉइंट पे टच करता है तो जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम क्या मान के चलते हैं, पॉइंट सर्किल। तो यहां पर जो S बनेगा ये तो आएगा x-1 का स्क्वायर एंड y-2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा, और इसके अंदर जो L होता है, L का मतलब होता है जो भी टेंजेंट होती है उससे हम L मान के चलते हैं। तो यहां पर जो टेंजेंट हमारे पास है वो है 4x प्लस 3y एंड माइनस के 10 = 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास सर्किल आएगा। अब मुझे इसके अंदर लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है कि जो भी यहां से इस फैमिली का जो मेंबर आएगा, यानी हमें इस फैमिली का वो मेंबर निकालना है जिसकी रेडियस कितनी है 1, सॉरी रेडियस कितनी है क्वेश्चन में 5। तो पहले तो मैं इसको सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल इक्वेशन में लिखूं, तो जनरल इक्वेशन में अगर आप इसे लिखोगे तो ये आएगा x² y²। अगर हम इसके अंदर x कॉमन ले लें तो ये 4 लैम्डा माइनस 2 कितना आ रहा है x। अगर आप इसके अंदर y की टर्म लिखोगे तो y की टर्म लिखने पर ये आ जाएगा, दैट इज y कॉमन ले लो तो 3 लैम्डा माइनस 4 इंटू कितना आएगा y। और फाइनली अगर हम इसके अंदर कांस्टेंट टर्म लिखें तो कांस्टेंट हमारे पास आएगी 5 माइनस के 10 लैम्डा, और ये 10 लैम्डा कितना आएगा, इक्वल में आएगा 0। तो आपके पास जो सर्किल आएगा, अब हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि हमें करना क्या है कि जो भी हमारे पास ये इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर हमें लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकालने के लिए मैं क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि यहां से जो भी सर्किल हमें मिलेंगे उस सर्किल की रेडियस कितनी है, यानी जो भी ये दो सर्किल होंगे दोनों की रेडियस 5 है। तो मैं रेडियस को 5 कर रहा हूं, तो अगले पेज पर मैं रेडियस अगर निकालूं तो यहां पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस कितनी है 5। अच्छा, आप जानते हो कि सर्किल की जो रेडियस आती है वो आती है √g² प्लस f² माइनस c। तो अगर आप देखो इस इक्वेशन को कंपेयर करो स्टैंडर्ड से, तो अगर आप इस टर्म को 2gx से कंपेयर करोगे तो यहाँ g कितना आएगा 2 लैम्डा माइनस 1। तो इसके अंदर आप g² आएगा 2 लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा f²। अगर हम इसके अंदर f² की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इसे 2fy से कंपेयर करो तो जो f की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 लैम्डा माइनस 4/2। तो आप इसके अंदर f की वैल्यू लिखो 3 लैम्डा माइनस के 4/2, और आपको पता है कि उसके बाद रेडियस के अंदर आता है c। तो अगर हम इसके अंदर c वाली टर्म की बात करें तो यहाँ पर जो c आएगा वो आएगा 5 माइनस के 10 लैम्डा। तो यहाँ पर 5 माइनस के 10 लैम्डा आएंगे तो ये टर्म आएगी 5 माइनस के 10 लैम्डा, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ रहा है कितना 5। अब आपको क्या करना है कि इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी। तो अगर आप इसके बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे, ये 10 लिखा हुआ है, ध्यान रखना आपके सामने जो भी ये टर्म लिखी है, ये टर्म क्या लिखी है 10, तो इसकी वैल्यू ये 10 लैम्डा है, यहां से वैल्यू आएगी 10 लैम्डा। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन के बोथ साइड स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो जहां तक मुझे याद है सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू +-2 आपको मिल जाएगी। अब अगर हम इस लैम्डा की वैल्यू को +-2 ये कैसे आएगी कैलकुलेट करके देख लेना। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू +-2 आएगी। तो जो भी ये +-2 वैल्यू है हम इसको पुट करते हैं। अब अगर मान लो हम लैम्डा को 2 पुट करके सबसे पहला वाला जो सर्किल S1 निकालें,
तो आप देखो अगर यहां पर आप लैम्डा को 2 रखोगे तो लैम्डा को 2 रखने पर जो फर्स्ट सर्किल आएगा ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके अंदर लैम्डा को 2 पुट करोगे तो ये कितना आएगा 6। तो यहां पर अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कितना आएगा प्लस 6x। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर लैम्डा को 2 रखोगे तो y का जो कोफिशिएंट आने वाला है वो कितना आएगा 2y, और लास्ट में अगर आप लैम्डा को 2 रखोगे तो माइनस में कितना आएगा 15। तो जो टर्म आएगी वो आएगी 2y और माइनस कितनी आ रही है 15। तो इस सर्किल का अगर हम सेंटर लिखें तो सेंटर आएगा -3 और -1, ये तो सर्किल का सेंटर आ जाएगा। ऐसे अगर हम लैम्डा की वैल्यू को -2 लेकर दूसरा सर्किल S2 डिफाइन करें तो जो हमारा S2 सर्किल आने वाला है, देखो अगर आप इसके अंदर लैम्डा को -2 रखोगे तो ये तो बनेगा -10, और लैम्डा को -2 इसके अंदर रखो तो ये -2 रखोगे तो ये भी -10 आ रहा है, यानी -10 और -10 दोनों आएंगे। और अगर आप इसके अंदर लैम्डा को -2 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 20। तो अगर हम इसके अंदर लैम्डा को -2 रखें तो -2 रखने पर हमारा जो सर्किल S2 आएगा ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y, और पीछे अगर हम देखें तो अगर हमने लैम्डा को -2 रखा तो इसकी जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो कितनी आएगी 25। तो यहां पर यह आएगा प्लस का 25 इस सर्किल का जो सेंटर C2 आएगा इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 5,5। अब अगर आप पीछे क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो तो लैंग्वेज के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है कि जो C1 है वो अल्फा बीटा है और C2 गामा डेल्टा है, यानी एक सेंटर अल्फा बीटा है एक सेंटर गामा डेल्टा है। तो यहां पर आप इस सेंटर को क्या मान के चलो कि ये अल्फा बीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पर ये जो दूसरा सेंटर है ये गामा डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन में अल्फा आ जाएगा 3, -3, बीटा की वैल्यू आएगी -1, गामा की वैल्यू आएगी 5 और डेल्टा की वैल्यू भी कितनी आ रही है 5। तो अब अगर पीछे आप जाओ तो अगर आप इसके अंदर वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा का क्या निकालना है मोड। तो अगर हम इसके अंदर वैल्यू निकालें कैलकुलेट करें, अगर यहां से आप देखो तो जो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के कितनी आएगी इसकी वैल्यू 4। तो यहां पर इसकी वैल्यू आ रही है -4, ये वैल्यू आएगी -4। और गामा प्लस डेल्टा को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो गामा प्लस डेल्टा यहां से आने वाला है ये गामा प्लस डेल्टा ये कितना आने वाला है 10। तो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो -4 आ रहा है और गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 10 आ रही है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके मॉड लोगे तो कंफर्म है कि इसकी वैल्यू 40 आने वाली है। तो फाइनली जो अल्फा प्लस बीटा एंड गामा प्लस डेल्टा का जो मॉड आएगा इस मॉड की वैल्यू इस क्वेश्चन में आने वाली है 40। तो देखो पीछे इसका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन यानी कि 40 आ जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, दो सर्किल निकाल के और दोनों सर्किल के सेंटर निकाल के और अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकालना है बस। अब देखो आपके पास एक सीधा सा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपके सामने एक इक्वेशन रखी बाई क्वाड्रेटिक। आप क्या करो, जो भी बोर्ड पे क्वेश्चन है सबसे पहला काम क्या करो, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अगर हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें किसके साथ, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसको इससे डिवाइड करो। अगर मान लो हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को इस वाली टर्म से डिवाइड करें, इसके स्क्वायर से डिवाइड करो आप, तो अगर आप इसके स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो जैसे आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को इसके स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक क्या बनने वाली है, देखो मैं लिख रहा हूं, ये आ जाएगी 3x स्क्वायर 4x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय, नीचे वाला पार्ट आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का क्या आएगा होल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस में k प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। अगर हम इसकी जो मिडिल टर्म है इसकी मिडिल टर्म को भी अगर हम 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इसकी जो मिडिल टर्म आएगी इसके साथ ये आने वाला है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड अपॉन में आ जाएगा नीचे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और राइट साइड में यहां पर लास्ट में क्या आने वाला है k। तो आपके सामने इस तरह का एक स्टेटमेंट आ जाएगा। इस स्टेटमेंट के अंदर क्या करो, इसे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आप इसके अंदर एज्यूम करो लेट हम इसके अंदर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, आप इस स्टेटमेंट को t एज्यूम करो। अगर हम इसके अंदर ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको t मान ले, ये t लिखा हुआ है ना, अगर आप इसे t एज्यूम करोगे तो आपके सामने t के टर्म में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। तो चलो मैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता हूं। अगर हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो हमारी क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, टी स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इंटू टी और प्लस k। तो देखो अगले पेज पर अगर हम इसे लिखें तो क्वाड्रेटिक बनेगी टी स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इंटू टी और प्लस k 0 आ रहा है।
अगर आप देखो तो जब आप इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे, वैसे आपको नजर आ रहा है कि लिखा है टी स्क्वायर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यहां से कंफर्म है कि टी की वैल्यू 1 एंड k आएगी सोल्व करने के बाद। अब आप इसके अंदर वापस से टी की वैल्यू रखो। जब आप इसके अंदर टी की वैल्यू रखोगे तो क्वेश्चन में देखो पीछे आपने टी एज्यूम किया था किसको, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो यहां पर अगर हम इस वैल्यू को इसमें रखें तो यह आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। या तो ये 1 आएगा या k आएगा। चलो हम दोनों करके एक एक केस को सॉल्व करते हैं। अगर हम सबसे पहले वाले केस में इस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को 1 ले लें। अगर आप इसे 1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे, नीचे वाली जो टर्म है ये 2 आ रही है, सॉरी, तो यहां पर ये जो टर्म है क्वेश्चन में कितनी है 2। अगर ये टर्म 2 आ रही है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करने पर एक बात आप नोटिस करो कि 3x स्क्वायर 4x कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से 3 इक्वल 2 आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है। यानी जब आप इस इक्वेशन को 1 के इक्वल लोगे तो वहां से आपको कोई रूट नहीं मिलने वाला। अब यहां से अगर कोई रूट नहीं मिला तो हम बात करते हैं दूसरा केस। सेकंड केस के अंदर आप क्या करो कि जो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसे आप k एज्यूम कर लो। यानी अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्टेटमेंट को k के बराबर ले रहा हूं। अब यहां से अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाइड करो तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या बनने वाली है, तो यह आएगा, अगर आप इसके अंदर 3x स्क्वायर कॉमन लो तो ये k माइनस 1 3x स्क्वायर आ रहा है। अगर आप इसके अंदर 4 कॉमन लो तो यहां पर अगर आप इसके अंदर 4x को कॉमन लेते हो तो ये k माइनस 1 कितना आएगा 4x, और इसके अंदर टर्म आएगी 2k माइनस 3 इक्वल 0। ये आपकी टर्म आ जाएगी 2k माइनस 3 इक्वल 0। हमने इसके अंदर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाइड करके इस वाली टर्म को राइट लिया है। तो इस वाली टर्म को राइट लोगे तो 3x स्क्वायर कॉमन लोगे तो k माइनस 1, 4x कॉमन लोगे तो भी k माइनस 1 और 2k माइनस 3। अब देखो आपके सामने जो क्वाड्रेटिक है, हो सकता है इस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव आ जाए, हो सकता है, तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो इसका d नेगेटिव आ जाए, d इक्वल 0 आ जाए या d ग्रेटर देन 0 आ जाए। अगर मान लो बाई चांस का d नेगेटिव आया तो इस क्वाड्रेटिक का कोई रूट ही नहीं आएगा। तो अगर कोई रूट नहीं आया तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा गया है कि जो भी ये इक्वेशन है हैज रियल रूट। तो हैज रियल रूट का मतलब है कि इस इक्वेशन के रियल रूट तो आएंगे, तो इसके रियल रूट तभी पॉसिबल है जब इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो, ये लास्ट की 2 कंडीशन हो। यानी अगर आप चाहते हो कि इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट आ जाए तो रियल रूट आने के लिए इसका d क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर आप चाहते हो कि यहां से कोई x की वैल्यू पॉसिबल हो तो उसके लिए स्क्वाड्रेटिक का d क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। अब अगर हम इसके, अब एक बार ध्यान रखना, ये जो k है ना, ये कंफर्म है कि जो भी ये k होगा ये नॉट इक्वल 1 होगा। k नॉट इक्वल 1 क्यों होगा, क्योंकि अगर गलती से ये k 1 हो गया ना तो जाहिर सी बात, हमने केस 1 में जो नंबर 1 आएगा तो यहां भी अगर आप k को 1 लोगे तो 1 लेने पर दोनों सेम आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में k की वैल्यू नॉट इक्वल 1 आना चाहिए। अब अगर हम इसका d ग्रेटर देन इक्वल 0 करें तो देखो यहां से क्या आने वाला है, अगर आप इसके d को ग्रेटर देन 0 करोगे तो यह आएगा 16 k माइनस 1 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, यह आएगा 3 इंटू k माइनस 1 और c आ जाएगा इसके अंदर 2k माइनस 3 और ये टर्म आने वाली है ग्रेटर देन 0, ऐसा आ जाएगा। अब जो भी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं ऊपर कर देता हूं वहां पर सॉल्व। तो अगर हम इसको ऊपर सॉल्व करें तो पूरी की पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो किससे, 4 से, और आप इसके अंदर k माइनस 1 कॉमन ले लो। तो अगर आप इसके अंदर k माइनस 1 को कॉमन लोगे तो k माइनस 1 कॉमन लेने पर यह आएगा 4 इंटू k माइनस 1। ध्यान रखना, मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया और माइनस में आपके सामने आएगा 3 इंटू 2k माइनस के 3 और ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अगले स्टेप में अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो आगे सोल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूं, अगले पेज पे सोल्व कर लेता हूं इसको। अगर मैं इसके अंदर इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करूं तो देखो मेरे पास इक्वेशन आएगी k माइनस 1 इंटू, अगर आप इसके अंदर पीछे जाओ तो यहां पर आप देखो जब इस वाले ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे तो ये 4k आएगा और ये माइनस के कितना आएगा 6k। तो 4 माइनस 6 कितना होगा, माइनस के 2k, और इसके अंदर माइनस में 4 आएंगे और प्लस में 9 आएंगे, तो माइनस 2k प्लस 5 आएगा। तो आपके पास जो भी ये टर्म आ रही है ये ब्रैकेट में आएगा माइनस के 2k और प्लस 5 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन लेके इस पूरी की पूरी इनिक्विटी को माइनस से मल्टीप्लाइड करो। आप सबको खैर इनिक्विटी सॉल्व करनी आती होगी, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो 1 से कितनी आएगी 5/2। लेकिन मैंने आपसे पीछे क्या कहा कि जो k इक्वल 1 है, k इक्वल 1 अगर आप क्वेश्चन में पुट करोगे तो क्वेश्चन का नो सोल्यूशन आ रहा है, तो यहां पर इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 1 पे क्या आएगा ओपन ब्रैकेट।
तो 1 से 5/2 इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आना चाहिए, यानी k अगर इस इंटरवल में होगा तब जो क्वेश्चन में जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसका कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट। तो यहां पर अगर हम आंसर देखें कि क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर क्या आ रहा है, तो यहां पर आप देखो कि 1 पर ओपन ब्रैकेट आएगा और 5/2 पे क्लोज आएगा, तो 1 से 5/2 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर। अब देखो आपके सामने इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है और आपसे कहा गया है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को 18 से डिवाइड करें तो 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो बेसिकली ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। तो हमने इसके अंदर क्या किया कि हमारे पास 3 × 7 की पावर 22 प्लस 2 × 10 की पावर 22 और माइनस के क्या लिखा है 44। अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन में 18 से मतलब है, तो 18 ने यानी कि मुझे 6 का कोई ना कोई 18 का मल्टीपल रिक्वायर्ड है, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, इसको लिख दिया 3, इसे हम लिख सकते हैं 6 + 1 की पावर 22, और आप इस वाले पार्ट को अगर लिखना चाहो तो इसे 9 + 1 की पावर 22 - 44 ऐसा लिख सकते हो। मैंने इसके अंदर क्या किया कि 7 को तो लिख दिया 6 + 1 और इसके अंदर हमने 10 को लिख दिया 9 + 1। अब अगर मान लो इस वाले इन दोनों पार्ट के अंदर मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं, तो बाइनोमियल थ्योरम अगर आप अप्लाई करोगे तो यह आएगा 3, इसके अंदर आएगा 22C0 6 की पावर 22, 22C1 6 की पावर 21 और ऐसे चलता जाएगा। अगर मैं इसके अंदर लास्ट की 2 या 3 1-2 टर्म लिखूं तो यहां से आएगा 22C21 6 की पावर 1 और यह आएगा 22C22 एंड 6 की पावर 0। ये तो आएगा बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन आएगा इसका फर्स्ट टर्म का। प्लस अगर हम इसके अंदर सेकंड टर्म को एक्सपेंड करें, अगर आप इस सेकंड टर्म को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करोगे तो ये आने वाला है 22C0 9 की पावर 22, 22C1 9 की पावर 21 और ऐसे चलता जाएगा। तो लास्ट में आएगा 22C21 9 की पावर 1 एंड लास्ट आएगा 22C22 9 की पावर 0, ऐसा आ जाएगा। और इसके अलावा जो -44 है इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। अब एक बार आप यहां से नोटिस करो कि यहां से तक का ये जो पार्ट आएगा ना, ये जो पार्ट मैं आपके सामने ब्लॉक कर रहा हूं, इस पूरे के पूरे पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर 6 की पावर 1 आ रही है, इसकी प्रीवियस टर्म में 6 की पावर 2 आएगी, 6 की पावर 3 आएगी, तो ये जितनी भी टर्म आएगी ये 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब है कि इन सबको अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एक मल्टीपल आएगा 6 का। तो मान लो अगर ये 6 का मल्टीपल आएगा और ये 6 का जो मल्टीपल होगा ये मल्टीपल 3 से भी मल्टीप्लाइड होगा, यानी जो बाहर 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 इस बाइनोमियल की ईच एंड एवरी टर्म से मल्टीप्लाइड होगा। तो जब आप इस 3 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये जो फर्स्ट टर्म आएगी ये 18 का मल्टीपल आएगी। अगर आप इस 3 को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये जो टर्म आएगी ये 18 का मल्टीपल आएगी, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 6 आ रहा है। तो जब आप इस 6 को इस लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाइड करोगे तो यहां पर इससे मल्टीप्लाइड करने पर ये जो टर्म आएगी 18 का मल्टीपल आएगी। ऐसे आप देखो इस वाले पार्ट के अंदर भी ऐसा हो रहा है। अगर हम इस कंप्लीट पार्ट की बात करें तो इस कंप्लीट पार्ट में जब आप इस 2 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाइड करोगे तो क्योंकि इसके अंदर 9 की पावर 22 आ रहा है तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये 100% 18 का क्या होगा, मल्टीपल। तो यहां पर जो सेकंड टर्म आएगी ये भी 18 का मल्टीपल। तो अगर हम इस 2 को इस लास्ट टर्म से मल्टीप्लाइड करें तो ये भी 18 का मल्टीपल आएगा। तो मैं इस बाइनोमियल के अंदर क्या करने जा रहा हूं, 18 के मल्टीपल को अलग कर रहा हूं। तो मैंने लिख दिया कि ये आएगा 18, यहां पर ऐसे लिख देते हैं कि 18 अल्फा। 18 अल्फा का मतलब है कि हमने इस 3 से इसको मल्टीप्लाइड किया। अब अगर हम इस 2 वाले पार्ट को मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो भी ये नंबर आएगा ये भी 18 का मल्टीपल है, तो मैंने इसे 18 क्या लिख दिया, बीटा। अब इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट क्या होगा, जब आप इस 3 को इस लास्ट वाले पार्ट से मल्टीप्लाइड करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो आपके पास टर्म बचेगी 3। इसके अलावा जब आप इस 2 वाले पार्ट को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये जो टर्म आएगी ये टर्म कितनी आएगी, 2। तो यहां पर आएगा +2 और माइनस में कितना आएगा, 44। अब फाइनली अगर आप देखो तो फर्स्ट टर्म 18 अल्फा है, सेकंड 18 का मल्टीपल है, तो ये जो स्टेटमेंट आने वाला है ये स्टेटमेंट आएगा 18 अल्फा प्लस 18 बीटा, और इसकी जो टर्म आएगी ये टर्म आएगी -39, यानी जो भी ये टर्म आएगी ये टर्म कितनी आएगी, -39। तो अगर हम इसके अंदर -39 लिखें, अब सपोज करो अगर आप इस स्टेटमेंट को 18 से डिवाइड करोगे तो 18 से डिवाइड करने पर फर्स्ट टर्म डिविजिबल है, सेकंड टर्म डिविजिबल है, तो रिमाइंडर आएगा -39। लेकिन आपको पता है कि मैथमेटिक्स में रिमाइंडर कभी नेगेटिव आता ही नहीं है। तो अगर रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आता तो आपको इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि रिमाइंडर पॉजिटिव आ जाए। तो मैं इसको अगर यहीं सॉल्व कर दूं तो जब आप इससे सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या बनने वाला है, ये टर्म आएगी 18 अल्फा और प्लस आएगा 18 बीटा, और आप इसके अंदर 18 की जो नेक्स्ट टर्म है, जैसे 18 की अगर हम टेबल बोलें तो 18 की टेबल में 3 टाइम कितना आता है, 54।
तो यहाँ पर अगर आप 18 के टेबल में 3 टाइम में 54 लिखोगे तो ये नंबर हम लिख सकते हैं कि ये माइनस के 54 और प्लस कितना आ रहा है 15। मैंने क्या किया, इस माइनस के 39 को इस तरह से एडजस्ट कर दिया। अब एडजस्ट करूंगा तो फर्स्ट टर्म 18 से डिविजिबल है, सेकंड 18 से डिविजिबल है और थर्ड 18 से डिविजिबल है। तो अल्टीमेटली इसके अंदर जो पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर आएगा +15। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, ये आंसर आने वाला है 4th ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन में रिमाइंडर आएगा +15। अब आपके पास जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो मुझे इसका इंटीग्रेट करना है। तो चलो इसको इंटीग्रेशन करते हैं। यहां से हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 1 और ये लिखा है √x dx और नीचे जो पार्ट लिखा है ये लिखा है x+1 एंड दिस इज 3x+1 और यहां से टर्म आएगी x+3, ऐसा आ जाएगा। मैंने इसके अंदर क्या किया, इंटीग्रेशन करने के लिए काम किया। इसके अंदर हमने x को एज्यूम किया t², तो dx की वैल्यू आ जाएगी 2t एंड dt। अच्छा, आपको पता है कि जब हम किसी इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट चेंज होती है। तो यहां पर आप देखो कि जब x 0 होगा ना, तो x 0 के करस्पॉन्डिंग t1 आएगा और x 1 के करस्पॉन्डिंग भी t1 आएगा। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर x अगर 0 है तो x 0 के करस्पॉन्डिंग t0 आ रहा है, तो यहां पर x 0 के लिए t0 आएगा और 1 के लिए 1 आएगा। तो अल्टीमेटली आपके सामने जो क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा 0 से 1। ऊपर वाली टर्म में अगर आप √x की वैल्यू पुट करोगे और dt पुट करोगे तो ये √x तो आ जाएगा t और ये पार्ट आएगा 2t dt एंड डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा t² + 1, ये टर्म आएगी 3t² + 1 और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी t² प्लस कितना आएगा 3, ऐसा आ जाएगा। तो अगर हम इसको अगली स्टेप में लिखें तो आपके पास जो क्वेश्चन बनने वाला है, ये क्वेश्चन बनेगा 0 से 1 एंड 2t² बाय नीचे आ जाएगा t² + 1 एंड ये टर्म आएगी 3t² + 1 और यहां से टर्म आएगी t² + 3 एंड dt। अब अगर आप समझो तो ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन के अंदर जो पार्ट लिखा है इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करना आप लोगों को आता होगा, देखो कैसे करते हैं, मैं अगली स्टेप में करता हूं। हमारे पास जो टर्म है वो टर्म क्या है कि ये लिखा हुआ है, हमने इसके अंदर थोड़ी सी देर के लिए काम किया कि t² को लैम्डा मान लिया। हमने t² को क्या मान लिया, लैम्डा। अगर हम t² को लैम्डा मान लें तो आपके सामने ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, ऊपर तो बनेगा 2 लैम्डा, नीचे आएगा लैम्डा +1, 3 लैम्डा +1 और लैम्डा +3। तो अगर मैं इसको लिखूं तो यहां से ये बनेगा, ऊपर तो बनेगा 2 लैम्डा, नीचे आएगा कितना लैम्डा +1, ये आएगा 3 लैम्डा +1 और ये आएगा लैम्डा +3। इस तरह की टर्म बन जाएगी। एक बार मैं वेरीफाई कर लूं मैंने सही भी लिखा है नहीं का पीछे से, तो यहां पर आएगा लैम्डा +1, 3 लैम्डा +1 और लैम्डा +3। तो चलो ये करेक्ट है। अब आप जानते हो जब पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम लिखते हैं क्या, a अपॉन यह आएगा लैम्डा +1, फिर आएगा इसके अंदर b अपॉन यह आएगा 3 लैम्डा +1 और फर्दर आप इसके अंदर लिखोगे c अपॉन यह आएगा लैम्डा +3। अगर आप लोगों ने पहले कभी पार्शियल फ्रैक्शन की हो। अब आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने पर जो भी इसका न्यूमरेटर आएगा उस न्यूमरेटर को इस 2 लैम्डा से कंपेयर करो। तो अगर हम इसका एलसीएम ले तो एलसीएम लेने पर जो a का कोफिशिएंट आएगा यह आएगा 3 लैम्डा +1 और ये आने वाला है लैम्डा +3। इसके बाद जो b का कोफिशिएंट आएगा यह आएगा लैम्डा +1 एंड लैम्डा +3 और इसके अंदर जो c का कोफिशिएंट आएगा ये लैम्डा +1 और 3 लैम्डा +t और ये किसके इक्वल आएगा 2 लैम्डा। जो भी इसका कोफिशिएंट आएगा अगर आप इसका एलसीएम लेके कोफिशिएंट कंपेयर करो तो ये आएगा। अब मुझे इस क्वेश्चन में करना क्या है कि मुझे a b c की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं b और c दोनों को 0 बना दो। तो यहां पर आप इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करो, पुट करो लैम्डा को -1। अगर आप इस आइडेंटिटी के अंदर लैम्डा को -1 रखोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितना आएगा 0। अब अगर मान लो ये दोनों पार्ट 0 आ रहे हैं तो a वाली जो टर्म आएगी ये तो आएगी -2, ये आ जाएगा कितना +2 और राइट साइड में आ रहा है -2। तो यहां से जो a की वैल्यू हमें मिलने वाली है ये a की वैल्यू आएगी 1/2। अगर आप लैम्डा की वैल्यू -1 रखोगे तो ये -2 आ रहा है, ये +2 आ रहा है और राइट साइड में लैम्डा को -1 रखोगे तो -1 रखने में -2 आ रहा है, तो a की वैल्यू 1/2 आएगी। इसके बाद आप इसके अंदर b निकालने के लिए लैम्डा को पुट कर दो -1/3। अगर हम लैम्डा को -1/3 पुट करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 0। तो अगर हम इसकी मिडिल टर्म में लैम्डा को -1/3 रखें तो जब इस लैम्डा +1 के अंदर लैम्डा को -1/3 पुट करोगे
तो ये टर्म आएगी 2/3। अगर आप इस लेमडा प्लस 3 के अंदर लेमडा की वैल्यू को -1/3 पुट करोगे तो ये टर्म आएगी कितनी 8/3 और राइट साइड में आएगा माइनस के 2/3। सॉरी, लेमडा की वैल्यू को अगर आप -1/3 पुट करोगे तो लेमडा को -1/3 पुट करने पर इसकी जो राइट साइड टर्म आएगी वो आ जाएगी -2/3। तो ये -2/3 आ रहा है। अब -2/3 अगर आएगा तो यहाँ से 2/3 तो कट जाएगा और 2/3 को कैंसिल करने से जो यहाँ से b की वैल्यू आने वाली, ये b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस के कितना आएगा 3/8। तो ये इस क्वेश्चन में b की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद अगर हम c की वैल्यू निकालें तो c की वैल्यू निकालने के लिए पहली दो टर्म को जीरो बनाने के लिए आप इसके अंदर लेमडा की वैल्यू को क्या पुट कर दो -3। अगर हम इसके अंदर लेमडा को -3 पुट करें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जीरो आ जाएगी, तो c के अंदर पुट करो तो c आ जाएगा -2। अगर आप इसके अंदर लेमडा को -3 पुट करोगे तो ये आएगा -2 और इसके अंदर पुट करोगे तो ये नंबर आएगा -8 और राइट साइड में अगर आप लेमडा को -3 पुट करोगे तो ये -6 आ रहा है। तो फाइनली यहाँ से c आ जाएगा कितना 3/8। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये a b और c की वैल्यू आ जाएगी। एक बार आप फिर भी चेक कर लेना, लेमडा को हमने -1 रखा तो -1 रखने पर जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर ये -2 और ये +2 आ रहा है और राइट साइड में -2 आ रहा है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगर हम लेमडा को -1/3 रखेंगे तो ये टर्म आएगी 2/3 और -1/3 पर ये आएगी कितनी 8/3 और राइट साइड में -2/3 आ रहा है तो ये -3/8 आ रहा है। अब जो भी ये डेटा आ रहा है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ABC की जो वैल्यू है इसको लास्ट में रख देंगे। तो जो भी ये वैल्यू आ रही है आप इसके अंदर लेमडा को t² रख दो और t² को रख के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो हमारा पीछे इंटीग्रेशन था ना, हम इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो जब आप इस इंटीग्रेशन के पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो देखो ये क्या बनने वाला है इंटीग्रेशन। अगर हम इस इंटीग्रेशन को लिखें तो हमारा जो इंटीग्रेशन बनेगा, ये इंटीग्रेशन देखो क्या बनेगा, फाइनली जो इंटीग्रेशन आने वाला है ये आएगा 0 से 1 और ऊपर आ जाएगा कितना a अपॉन, नीचे आ जाएगा t² + 1 प्लस b अपॉन, ये आ जाएगा 3t² + 1 और प्लस में आएगा c अपॉन, ये आएगा t² + 3 और इंटीग्रेशन में कितना आ रहा है dt। हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू को सब ABC की वैल्यू को सबसे लास्ट में रखेंगे। अब अगर आप इसको सेपरेट कर लो तो पहली वाली टर्म का अगर आप इंटीग्रेशन करो तो यहां पर इसको लिखोगे, ये आएगा 0 से 1 और ये आएगा a अपॉन t² + 1 dt। आप इसके अंदर 3 कॉमन ले लो तो 3 कॉमन लोगे तो ये dt अपॉन और यहां से आएगा t² + 1/√3 का स्क्वायर प्लस इसके अंदर अगर आप c को बाहर ले लो तो ये 1 अपॉन में t² + √3 का स्क्वायर आ रहा है dt। अच्छा, आप सबको पता है कि जितनी भी टर्म है ये सारी की सारी टर्म tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको पता है x² + a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/। तो जो पहला वाला इंटीग्रेशन आएगा ये तो आएगा tan इनवर्स t और लिमिट आएगी 0 से 1 प्लस यहाँ पर आएगा b/3। हम इसके अंदर क्वेश्चन में b की वैल्यू को लास्ट में रखेंगे तो यहाँ पर ये आएगा b/3। अब अगर आप इसके अंदर भी फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूले में आता है 1/a। तो यहाँ 1/a का मतलब है कि 1/1/√3 और ये आएगा tan इनवर्स t बाय, यहाँ से आएगा 1/√3, इसकी लिमिट आएगी 0 से 1। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आएगा 1/a एंड tan इनवर्स की टर्म आएगी t/√3 और इसकी वैल्यू आएगी 0 to 1, ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब अगर आप इसके अंदर 1 पुट करो और 0 पुट करो तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है π/4, तो यहाँ पर ये नंबर आएगा π/4। इसके अंदर अगर आप 1 रखोगे तो ये tan इनवर्स √3 बनेगा। tan इनवर्स √3 कितना होता है π/3 और यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी b/√3 और इनटू में कितना आएगा tan इनवर्स √3 कितना होता है π/3, तो ये नंबर आ जाएगा π/3। और अगर हम इस वाले पार्ट के अंदर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स 1/√3 कितना आएगा π/6, तो ये आएगा c/√3 एंड कितना आएगा π/6। तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइनली आप इसके अंदर a b और c की वैल्यू को रिप्लेस करो। तो चलो मैं a b c की वैल्यू देखता हूं मैंने क्या निकाली थी। हमने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर a को कैलकुलेट किया था 1/2। तो अगर मान लो मैं a की वैल्यू को 1/2 रखूं तो a को 1/2 पुट करने पर पहली टर्म आएगी मेरी π/8, ये आएगी a की वैल्यू। अगर हम इसके अंदर b की वैल्यू और c की वैल्यू को रिप्लेस करें तो पीछे देखो आपने b और c की वैल्यू क्या निकाली थी, b आ रहा था -3/8 और c आ रहा था +3/8। तो अगर हम -3/8 और +3/8 पुट करें
तो आप इसके अंदर b को माइनस के 3/8 रखो, तो माइनस के 3/8 रखोगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये जो टर्म आएगी ये टर्म आ जाएगी, बीच में माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे माइनस और 3/8 पुट करोगे, तो b को 3/8 पुट करोगे तो ये π/8√3 आ रहा है प्लस, और आप इसके वाले पार्ट के अंदर अगर c को 3/8 पुट करोगे तो 3 से 3 कैंसिल होने के बाद ये जो टर्म आएगी ये कितना आएगा 16√3। ये आपके सामने कुछ आ रहा है। अब हम थोड़ा सा पीछे आंसर पे चलते हैं कि हमें आंसर में एक्चुअली लाना क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है उस आंसर को देखो तो इसके अंदर ये कुछ पॉसिबल ऑप्शन है, तो यहाँ पर π/8 और ये नंबर आ रहा है। तो चलो मैं लास्ट वाली टर्म को सॉल्व करके देखता हूं कि क्या वो इसके इक्वल आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो हमारा जो डेटा आया था, अगर मान लो हम इस लास्ट वाली टर्म का एलसीएम ले लें, तो पहली जो दो टर्म है आप इस पहली दो टर्म को तो π/8 लिखा रहने दो। अब अगर मान लो लास्ट की दो टर्म का एलसीएम अगर 16√3 लिया जाए तो यह माइनस के 2π और प्लस के पाई आएंगे, तो ये माइनस के पाई अपॉन और यहां से टर्म आ रही है 16√3। तो आप कैलकुलेट करो कि इसका जो आंसर है वो π/8 माइनस π/16√3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलो पीछे चल के देखते हैं कि इसका आंसर ये आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये आ रहा है π/8 माइनस √3/π16। तो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है जो हमने पीछे निकाला। तो यहाँ पर ये जो √3 आ रहा है, एक्चुअली ये जो √3 आ रहा है, इस √3 की वैल्यू कहाँ आ रही है ऊपर, जबकि हमारे आंसर में ये √3 कहाँ पर आ रहा है कैलकुलेशन के अंदर। यहाँ पर जो √3 की वैल्यू आ रही है, √3 की वैल्यू कहाँ आ रही है नीचे। तो यहाँ पर अगर हमने इसका एलसीएम लिया 8√3, तो 8/3 पर आप इसमें प्लस माइनस की एरर देखो, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं प्लस माइनस की एरर हो। बाकी लॉजिकली आप लॉजिक समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का जो लॉजिक आएगा उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन के पार्शियल फ्रैक्शन करना है, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसका आंसर आएगा, है ना। तो इसको एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना कि इसमें क्वेश्चन में क्या एरर रही। तो जो भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में देखो कई बार एरर हो जाती है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एबीसी की वैल्यू है वो एबीसी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल के देखना। हमने हो सकता है कि यहाँ पर कहीं प्लस माइनस की एरर की हो। जब हमने लैम्डा की वैल्यू को -1/3 पुट किया, तो लैम्डा को -1/3 पुट करने पर हमारा क्या था कि a0 था एंड c0 था। तो लैम्डा को -1/3 यहाँ रखोगे तो -1/3 रखने पर ये तो प्लस का 2/3 आ रहा है, माइनस के 1/3 पर ये 8/3 आ रहा है, और लैम्डा को अगर आप -1/3 रखोगे तो -1/3 रखने पर ये टर्म 0 आ रही है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है माइनस के 2/3 आ रहा है, तो इसके अंदर b तो नेगेटिव आएगा, और c के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो c नेगेटिव आ रहा है। हमने थोड़ी सी एरर क्या कर दी कि क्वेश्चन में यहाँ c की वैल्यू माइनस के 3/8 आएगी, तो आप इस c की वैल्यू को -3/8 पुट करोगे तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अगर आप c को माइनस के 3/8 पुट करोगे तो माइनस के 3/8 पुट करने पर इस कैलकुलेशन में क्या होगा कि c को -3/8 रखने पर यहाँ पर माइनस आने वाला है। तो c को माइनस के 3/8 पुट करोगे तो ये माइनस में आने वाला है। अब माइनस अगर आएगा तो उस केस में क्या होगा कि ऊपर जो टर्म आएगी ना ये एक्चुअली 3π आने वाली है। तो जब ये 3π में आएगी तो कैंसिल होकर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आ रहा है वो आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। देखो ये कैलकुलेशन आ जाएगी सोल्व करने के बाद। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है जिसके अंदर एक y की वैल्यू गिवन है सीरीज की टर्म में, और इसके अलावा आपको e की पावर 1 माइनस y की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल 1/2। अच्छा, अगर हम सबसे पहले इस y को समझें तो ये जो y आपको गिवन है ये लिखा है 1, इसको लिख देता हूं मैं 1 माइनस 1/2 x²। इसकी जो दूसरी टर्म है इसको लिख दो 1 माइनस 1/3 दैट इज x³। इसकी जो नेक्स्ट टर्म है इसको लिख दो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस के 1/4 और x की पावर कितनी आएगी 4, और इस तरह से ये चलता जाएगा। हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला नंबर है 1/2 से 1 माइनस 1/2 लिख दिया, जो 2/3 से 1 माइनस 1/3 लिख दिया, 3/4 को 1 माइनस 1/4 लिख दिया। अब अगर आप इसे सेपरेट करो तो सेपरेट करने पर देखो ये क्या बन रहा है। अगर आप इस x² को 1 से मल्टीप्लाइड करो तो ये टर्म आ जाएगी x² प्लस x³ प्लस आएगा x की पावर 4 प्लस एंड सॉन। हमने क्या किया इसके अंदर जितनी भी टर्म है जब x² को 1 से, x³ को 1 से, x की पावर 4 को 1 से इस तरह मल्टीप्लाइड करोगे माइनस। इसके अलावा अगर आप सेकंड वाले पार्ट की बात करो तो यहाँ पर जब आप इस x² को इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो ये आने वाला है x²/2 प्लस x³/3, और ये आएगा प्लस x की पावर 4/4, और इस तरह से चलता जाएगा। आपके सामने ऐसा आ जाए। अब क्वेश्चन बहुत इजी है। पहली वाली टर्म तो इनफाइनाइट जीपी है जिसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे a/1 - r। अच्छा, आप सबको ये बात पता है कि जो ln 1 - x होता है
इस ln 1 माइनस एक्स का अगर आप एक्सपेंशन लिखो तो ये एक्सपेंशन आता है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस के एक्स की पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन। ये ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है। तो अगर हम इससे ब्रैकेट की वैल्यू निकालें तो आप इसके अंदर ये जो टर्म है इसको लेफ्ट ले लो, तो यहां से बोल सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा प्लस एक्स क्यूब बाय 3 आएगा प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 आएगा प्लस एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स माइनस ln, ये आएगा 1 माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, ये डेटा रखते हैं। अगर हम ये सारे के सारे डेटा इसमें रखें तो यहाँ पर जो y आने वाला है, सबसे पहले जो पार्ट है ये तो इन्फिनिट जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर और कॉमन रेशियो कितना है x, तो ये आएगा a अपॉन 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस एक्स। और अगर हम इसके अंदर इस सेकंड वाले पार्ट की वैल्यू रखें, अच्छा इसको आपको माइनस से मल्टीप्लाइड करना है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये टर्म आएगी x प्लस ln 1 माइनस एक्स, ऐसा आ जाएगा आपके पास। अब आप इसके अंदर वैल्यू निकालनी है आपको 1 माइनस वाई की, तो अगर सपोज करो हम इसके अंदर x की वैल्यू को 1/2 रख दें और यहां से y को कैलकुलेट करें, तो आप देखो x को 1/2 रखकर अगर आप y कैलकुलेट करोगे तो पहली वाली टर्म में अगर आप x को 1/2 रखते हो तो ये आएगा 1/4 और नीचे आएगा 1/2, तो ये 1/2 आएगा। तो फर्स्ट टर्म जो आएगी ये तो आ जाएगी 1/2, सेकंड टर्म भी कितनी आ जाएगी 1/2 और ये आ जाएगा ln 1/2, ऐसा आ जाएगा। तो यहां से अगर आप देखो तो 1/2 प्लस 1/2 1 आता है, तो उस क्वेश्चन में अगर हम 1 माइनस वाई की यहां से वैल्यू निकालें तो ये जो 1 माइनस वाई आएगा ये माइनस के ln 1/2 आ रहा है, यानी ये ln कितना आएगा 2। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो x इक्वल 1/2 पर जो 1 माइनस वाई की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी माइनस के ln 1/2 यानी ln 2। तो इस क्वेश्चन में अगर आप इस 1 माइनस वाई को ln 2 रखोगे तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो ये सिंपल आने वाला है कि e की पावर ln 2 आएगा, जिसे कैलकुलेट करने पर ये 2 आता है। आप सबको बात पता है कि e से ln कैंसिल आउट होता है तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, आपके सामने स्टेटमेंट लिखा है कि जो आर्गुमेंट है z1 माइनस z2 वो π/4 है और इसके अलावा एक कंडीशन दे रखी है और आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो पहले मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर मान लिया कि z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 कोई अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे हमने x2 प्लस आयोटा y2 मान लिया। अब यहां पर ध्यान रखना ये दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आर्गुमेंट अगर π/4 आ रहा है तो y1 और y2 बराबर नहीं आ सकते। तो यहां पर अगर हम z1 माइनस z2 को कैलकुलेट करें तो ये आने वाला है x1 माइनस x2 प्लस ये आएगा आयोटा y1 माइनस y2, आप सबको पता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आर्गुमेंट आएगा तो यहां से अगर आप आर्गुमेंट निकालोगे z1 माइनस z2 का, तो मैथमेटिकली आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y/x। तो यहां पर जो आर्गुमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स y1 माइनस y2 अपॉन ये आएगा x1 माइनस x2 और ये कितना आने वाला है 1, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में π/4। तो आपको पता है कि अगर tan इनवर्स में tan इनवर्स को 10 को राइट लिया जाए, या यूं कहें कि tan इनवर्स की वैल्यू 1 कब आती है, tan इनवर्स की वैल्यू 1 तब आएगी जब tan इनवर्स के अंदर जो नंबर हो ये किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल। तो यहां से हम अगली स्टेप में बोल सकते हैं कि y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 कितना आएगा 1, और ये इंप्लाइज करता है कि x1 माइनस x2 बराबर आएगा किसके, y1 माइनस y2 के। तो हमारे पास बेसिकली एक इक्वेशन आ गई। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में, मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन में मेरे पास एक इक्वेशन और है कि जो मॉड माइनस z माइनस 3 है ये रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल आता है। अब इसके अंदर आप देखो, अगर मैं इसके अंदर z की जगह क्या लिख दूं, x प्लस आयोटा y, तो यहां पर हम इसके अंदर z को क्या लिख देते हैं, x प्लस आयोटा y थोड़ी देर के लिए, z इक्वल x प्लस आयोटा y। अगर मैं इसके अंदर z को x प्लस आयोटा y लिखूं तो ये वाली जो टर्म आएगी ये तो x माइनस 3 प्लस आयोटा y आ रही है और रियल पार्ट ऑफ z का मतलब होता है x। अगर आपने कभी इसको सॉल्व किया हो तो ये वैल्यू आएगी, मोड आता है x माइनस 3 का स्क्वायर एंड y स्क्वायर और राइट में क्या आएगा x। आप इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करने पर ये आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर एंड y स्क्वायर आएगा x स्क्वायर। और अगर हम इससे सॉल्व करें तो यहां से जो y स्क्वायर आ रहा है, इस y स्क्वायर की वैल्यू आएगी 6x माइनस 9। अब जो भी आपके सामने ये इक्वेशन आ रही है ना, इस इक्वेशन को z1 z2 सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो x1 y1 है, z1 यानी कि x1 प्लस आयोटा y1 और z2 मतलब x2 प्लस आयोटा y2।
तो ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक पॉइंट होता है। तो अगर ये पॉइंट किसी पॉइंट x1 y1 को और ये किसी पॉइंट x2 y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड। तो अगर हम इसको सेटिस्फाइड करा के देखें तो हमारे पास टर्म आएगी y1 स्क्वायर 6x1 माइनस 9 एंड y2 स्क्वायर आएगा 6x2 माइनस 9, ऐसा आ जाएगा। फाइनली आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर और राइट में आएगा 6x1 माइनस x2, 9 से 9 तो कैंसिल होगा। अच्छा, अगर हम इसके फैक्टर करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो आपको पता है कि ये आएगा y1 प्लस y2 और ये टर्म आएगी y1 माइनस y2, राइट में आएगा 6x1 माइनस x2 और ये कट जाएंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि पीछे हमने ये बात चेक करी कि x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 इक्वल है। तो फाइनली आपके पास जो y1 प्लस y2 है इसकी वैल्यू 6 आएगी। और अगर आप समझो तो ये इमेजिनरी पार्ट है किसका, ये इमेजिनरी पार्ट बनेगा किसका, z1 प्लस z2, यानी z1 प्लस z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 6 आ रहा है ना। अगर आप क्वेश्चन में z1 और z2 को ऐड करोगे तो z1 और z2 को ऐड करने पर जो भी z1 प्लस z2 का इमेजिनरी पार्ट आएगा, पीछे अगर आप z1 प्लस z2 को निकाल के देखो तो उसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, y1 प्लस y2। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो अगर हम पीछे देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा, यानी जो भी इमेजिनरी पार्ट आएगा z1 प्लस z2 का, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6। ये इसका आंसर। अब देखो आपके पास क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है कि दो प्लेन हैं, यानी सपोज करो इस तरह के दो प्लेन हैं। एक प्लेन मान लेते हैं ये P1 है। अगर हम इस पहले वाले प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये P1 प्लेन, मैं इसका डायग्राम इधर बना देता हूं। तो यहां से इसको डिलीट करके हम इसका डायग्राम इधर बना देते हैं। यहां पर हमारे पास दो प्लेन है। एक प्लेन हमारे पास है जिसको हम नाम देते हैं P1। मान लेते हैं ये कोई प्लेन है P1। P1 का मतलब है ये वाला प्लेन। अगर मैं इस प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो आप जानते हो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, r की जगह पर आप xi प्लस yj प्लस z के पुट करो तो ये जो टर्म आएगी ये आएगी 2x प्लस 6y और प्लस आएगा z माइनस 4। ये हमारा पहला प्लेन आएगा। इसके अलावा एक दूसरा प्लेन है जो इस तरह से ये दोनों इंटरसेक्ट करें। अब इस सेकंड वाले प्लेन को अगर हम P2 कहें तो इस P2 प्लेन की जो इक्वेशन आएगी ये आएगी कितनी, 2x प्लस 3y एंड प्लस आएगा कितना, यह आएगा 6z माइनस 20। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो भी ये प्लेन है, अब ये बोल रहा है कि ए प्लेन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, यानी एक प्लेन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। और आपसे कहा गया है कि जो प्लेन होगा वो पैरेलल होगा किसके, वाई एक्सिस के। अब मान लो अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से कोई प्लेन निकल रहा है, इस तरह का कोई प्लेन है, यानी अगर P1 और P2 के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन पास कर रहा है तो फैमिली ऑफ प्लेन से आप जानते हो कि इसकी इक्वेशन आती है P1 प्लस लैम्डा P2 0। तो अगर हम इस P1 प्लस लैम्डा P2 को लिखें तो P1 प्लस लैम्डा P2 अगर आप यहां से जोड़ोगे तो ये आने वाला है कितना, ये आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा x प्लस ये आएगा 3 प्लस 6 लैम्डा कितना आएगा y प्लस यहां से आएगा 6 प्लस लैम्डा कितना आएगा z और माइनस में आएगा 2 प्लस 4 लैम्डा कितना आएगा 0। यानी अगर हम इसके अंदर P1 प्लस लैम्डा P2 का कंसेप्ट लगाएं तो P1 प्लस लैम्डा P2 से ये प्लेन की क्वेश्चन आ जाएगी। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो भी ये प्लेन है ये प्लेन y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो अगर मान लो आपके पास कोई प्लेन है और कोई लाइन उसके पैरेलल है तो प्लेन की जो नॉर्मल आएगी उस लाइन की क्या होगी, परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं इस प्लेन की नॉर्मल को ले लूं तो ये प्लेन की अगर नॉर्मल है तो 100% ये प्लेन की नॉर्मल आएगी, ये नॉर्मल इस y एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगी। और अगर ये परपेंडिकुलर तो आप जानते हो अगर हम इसके अंदर डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो जो y एक्सिस होती है इस y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो आप सबको पता है कि इस y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो होते हैं 0 1 0। और जो प्लेन होता है इस प्लेन की जो नॉर्मल आती है, इस नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो आते हैं वो प्लेन की जो इक्वेशन आती है उसके अंदर x y और z के क्या होते हैं, कोफिशिएंट। तो अगर हम इन दोनों के बीच में 90 डिग्री की कंडीशन लगाएं, 90 मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो देखो कंडीशन क्या बनने वाली है। अगर हम इसको सोल्व करें तो आपको पता है कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है, अगर कोई प्लेन है दो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर सपोज करो दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दो लाइन के परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो a1 a2 आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये 0 आएगा। हमारे पास इसके अंदर दो लाइन है, एक तो प्लेन एक क्या है y एक्सिस और एक प्लेन की नॉर्मल है। तो अगर हम इसके अंदर डायरेक्शन रेशियो लिखें सबसे पहले प्लेन की नॉर्मल, प्लेन की जो नॉर्मल के dr हैं वो आएंगे 2 प्लस
2 + 2 लैम्डा, तो 2 + 2 लैम्डा को आप मल्टीप्लाइड करो किससे, तो ये आएगा 0 × 2 + 2 लैम्डा, फिर 1। अब 1 के अंदर अगर हम इसकी नॉर्मल के डी आर यूज करें b1 b2, तो ये आएगा 3 + 6 लैम्डा। तो अगर आप इसे 3 + 6 लैम्डा यूज करोगे तो ये आएगा 3 + 6 लैम्डा, और c1 c2 में अगर आप इसके अंदर फिर से c2 को यूज करो तो ये आएगा 6 + लैम्डा। तो यहाँ पर अगर आप इसके अंदर 6 + लैम्डा इसको 0 कर दो, तो जाहिर सी बात है जो इसकी फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है तो 0 आएगी, मिडिल टर्म को 0 करोगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2। अब अगर हम इस लैम्डा की वैल्यू को वापस से प्लेन की इक्वेशन में रख दें, यानी अगर आप इस लैम्डा की वैल्यू को -1/2 इस इक्वेशन में रख दो, तो इस इक्वेशन में रखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर आप लैम्डा की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखोगे तो ये क्या बनने वाला है, अगर आप इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में लैम्डा को -1/2 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी ये क्या बनने वाला है, x। तो आपके पास सबसे पहली टर्म तो आएगी x। अगर हम इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू को -1/2 आप इसमें रखो, तो लैम्डा की वैल्यू को -1/2 अगर आप इसमें रखोगे तो -1/2 रखने पर आपके सामने ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। यानी कि जो y की टर्म आ रही है, ये y की टर्म कितनी आएगी, 0। तो प्लस में आएगा 0y। अगर हम इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू को -1/2 इसमें रखें, तो लैम्डा को अगर आप -1/2 इसमें रखोगे तो -1/2 रखने पर ये जो टर्म आएगी कितनी आएगी, 11/-1/2 रखोगे तो 11/2 आ रही है। तो अगर ये 11/2 आएगी तो हम इस टर्म को अगर लिखें तो यहाँ से ये 11/2 कितना आ रहा है, z। और अगर हम इसकी कांस्टेंट टर्म के अंदर लैम्डा को -1/2 रखें, तो लैम्डा को -1/2 रखने पर ये टर्म आ रही है 0। तो अगर ये टर्म 0 आ रही है तो यहाँ -0 = 0 आ रहा है। अब आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड करो, तो मल्टीप्लाइड करने पर ये इक्वेशन आएगी 2x + 11z 0। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 2x + 11z आएगा। पीछे देखो ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो 2x + 11z जो आएगा वो इस क्वेश्चन के अंदर पहला ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर है।